जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो सल्तनत कालीन जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसके जो 5 महत्वपूर्ण वंश हैं उनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। तो आज हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की बात करेंगे और इसी के साथ इस वीडियो को भी पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो जो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था, ठीक। और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए। अगले पॉइंट की बात करें तो अमीरों का महत्व जो चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में, ठीक। पॉइंट्स टू पॉइंट है, आप पढ़ते चले जाइएगा, समझते चले जाइएगा। और सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत के नाम से जाना जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। और बार एक खास क्या है तो इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को क्या करता था, बुलाता था, ठीक। बार ए आजम, बार ए आजम ये क्या है भाई, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब कुछ विभाग देखते हैं, मंत्री और उससे संबंधित कुछ विभाग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, देख क्या पढ़ ही लेते हैं। तो मंत्री एवं उससे संबंधित कुछ विभाग जैसे मंत्री वजीर, तो वजीर एक प्रकार से प्रधानमंत्री, तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक, तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था, ठीक। मजमुआदर ये उधार दिए गए धन का हिसाब करता था। खजीन की बात करें तो इसे कोषाध्यक्ष कहते थे। आरिज ए मुमालिक की बात करें तो ये दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ठीक। सद्र उर सुदूर की बात करें तो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात की बात करें तो सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, यही काजी उल कजात। इसके बाद बरीद ए मुमालिक की बात करें तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर की बात करें तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल के लिए। दीवाने खैरात मतलब एक दान विभाग है, और दीवाने बंदगान एक दास विभाग, और दीवाने इस्तिहाक एक पेंशन विभाग। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और अब कुछ विभाग की बात कर लेते हैं और बनाने वाले सुल्तान की बात कर लेते हैं। तो दीवाने मुस्तखराज यानी एक वित्त विभाग, ये बनाने वाले सुल्तान का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग था वो बलबन ने बनवाया था। और दीवाने बंदगान विभाग जो किसने बनाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब ये तीनों दीवाने बंदगान, खैरात और इस्तिहाकी एमबीटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ये तो हो गया है। इसके बाद अब कुछ पॉइंट्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफ़ा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था या न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। अगले पॉइंट की बात करें तो दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था और साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी, और ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, याद कर सकते हैं। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। इसके बाद क्या है कि भाई सल्तनत जो था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था, ठीक। अब इक्ताओं को सिकों मतलब जिलों में विभाजित किया गया था, और जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। तो मतलब सल्तनत एक बड़ी चीज़ है। तो सल्तनत जो है प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता सूबा कहा जाता था। और शासन की बात करें तो यहाँ का जो शासन था नायब था, और इक्ता को कई ज़िलों में विभाजित किया गया था, और ज़िलों को उस समय क्या बोलते थे, सिख, ठीक, सिख बोलते थे। और इसका अधिकारी जो होता था वो सिकदार होता था। बस इतनी सी बात है। इसके बाद राजस्व कर व्यवस्था की बात करें तो उस जो है ये मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज की बात करें तो एक गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जक़ात की बात करें तो मुसलमानों पर धार्मिक कर मतलब संपत्ति का 40वां हिस्सा। और जजिया की बात करें तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। तो जक़ात और जजिया दोनों धार्मिक कर थे, ठीक। अब हम एक खम्स की बात करते हैं। खम्स क्या है भाई, तो
लूटे हुए धन, ठीक, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो ये याद कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सिख मतलब ज़िला आपने पढ़ा था, और उसके जो मेन अधिकारी था वो सिकदार था। तो सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। अगले पॉइंट की बात करें तो एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती कौन सी थी, वो ग्राम थी, ठीक। और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद, ठीक, छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे, और ग्राम का एक पटवारी होता था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सुल्तान की स्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया, और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स में अंदर जो है उसको आपको अलग से पढ़ना है, ठीक, मिला नहीं देना। तो 10 अश्वारोही जो होता था वो 1 सर 1 खेल, 10 सर 1 खेल बराबर 1 सिप हशालार, और 10 सिप हशालार 1 अमीर, और जो 10 अमीर मिलके 1 मलिक, और 10 मलिक बराबर होता था 1 खान के बराबर, ठीक। तो ये तो बातें हो गई। अब यहाँ पे मंगोल सेना के वर्गीकरण वाली बात हो गई है। अब सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था, ठीक। और अगले पॉइंट की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था। और इक्ता प्रथा की दोबारा जो शुरुआत है वो फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे, और सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। और मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत यही थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ठीक। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। इसको भी आपको अलग से पढ़ना है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ स्थान और प्रसिद्धि के कारण ये पढ़ लेते हैं, इनको आपको अलग पढ़ना है। तो सरसूती की बात करें तो अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहीवाड़ा की बात करें तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव की बात करें तो रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा की बात करें तो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वहीं बनारस की बात करें तो सोने, चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। बनारस तो स्थान है और प्रसिद्धि के कारण आप लोगों ने यहाँ पे देखे। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी, और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि जो थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। अगले पॉइंट की बात करें तो देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा, देवल, ठीक। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में चर्चा करी, और इसी के साथ हम लोगों ने 5 वंश और सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था मतलब एक प्रकार से पूरी जो दिल्ली सल्तनत व्यवस्था है पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जो भी उसके अंतर्गत जो जितनी भी चीज़ें थी, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तो जल्दी से जो लूसेंट जिंदाबाद सीरीज चल रही है उसको सपोर्ट करें और पढ़ें, ठीक। और दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।